Hello students of class 7th. Today we are going to continue the chapter 8 which is about the letters of two neighbors which are quarreling with each other because of their dogs. So next letter is from Joseph Talman, who lives in 79 Hawthorne Avenue, Telworth. He writes a letter on 6 July 1970 to Colonel White. Dear Colonel White, thank you for your letter. I am glad to hear that your dog is enough to eat. I have often worried about it when it comes to our garden and runs around looking for food. It has often chased our cat up a tree and knocked down many flower pots. Perhaps you could clean it under control in future and apologize. तो कॉलोनल वाइट को बोलते हैं थैंक यू फॉर योर लेटर। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि आपके डॉग के पास खाने के लिए उसको मील मिलता है। मैं उसके बारे में चिंता कर रहा था क्योंकि वो हमारे गार्डन में आता है और फूड ढूंढा करता है। उसने एक दिन हमारे कैट के पीछे आकर उसका पीछा करके बहुत सारे फ्लावर पॉट्स को भी तोड़ दिया था। शायद आप उसको फ्यूचर में कंट्रोल में रखेंगे और अपोलोजाइज़ करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इस पर रिप्लाई करते हैं मिस्टर कॉलोनल टू टेलमन, थैंक यू फॉर योर लेटर। आई सर्टेनली विल नॉट अपोलोजाइज फॉर दैट व्हाट माई डॉग हैज़ डन इन योर गार्डन। मैं सॉरी नहीं बोलूँगा जो मेरे डॉग ने तुम्हारे गार्डन में किया। एज योर डॉग हैज़ फॉर मैनी डेज बिन अ ग्रेट ट्रबल टू मी इन माई गार्डन, क्योंकि बहुत दिनों से आपका डॉग मेरे गार्डन में मेरे लिए मुसीबत बना हुआ है। इट मेक्स होल्स इन द हैज। आपका डॉग हैज में होल्स कर देता है, विच इज़ हाउ माई डॉग कैन गेट इन टू योर गार्डन। और इसी तरीके से उस होल की वजह से मेरा डॉग शायद आपके गार्डन में आ जाता होगा। एंड इट इज़ ऑफन इन माई गार्डन डिगिंग इन द ग्राउंड। और आपका डॉग मेरे ग्राउंड में आकर भी ग्राउंड को डिग करता रहता है। ऑफ कोर्स आई नो दैट योर डॉग इज़ नॉट अ पेडिग्री डॉग। मुझे पता है कि आपका डॉग एक प्योर ब्रीड डॉग नहीं है। एंड मॉन्ग्रेल्स आर नॉट ईजी टू कंट्रोल। मॉन्ग्रेल मतलब कि जिस एनिमल के मदर और फादर अलग अलग ब्रीड्स के हों तो वो ईजी टू कंट्रोल नहीं होता है। बट आई डू थिंक थिंग्स हैव गॉन टू फॉर नाउ। लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इफ़ आई फाइंड योर डॉग इन माई गार्डन अगेन आई शिल रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस। अगर मुझे आपका डॉग मेरे गार्डन में मिला तो मैं मैटर को पुलिस में भेज दूँगा। देन मिस्टर कॉलोनल वाइट ने जब ये लेटर भेजा तो जोसेफ टेलमन उनको रिप्लाई करते हैं, डियर कॉलोनल वाइट, थैंक यू फॉर योर लेटर। आई हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट इट बिफोर बट फॉर मैनी ईयर्स योर डॉग हैज़ ऑल्सो बीन अ ग्रेट ट्रबल टू मी। थैंक यू फॉर योर लेटर। मैंने इसके बारे में पहले आपको नहीं बताया, लेकिन बहुत सालों से आपका डॉग मेरे लिए मुसीबत बना हुआ है। एज इट डज नॉट सीम टू नो द डिफरेंस बिटवीन योर गार्डन एंड माइन। ऐसा लगता है कि उसे आपके गार्डन और मेरे गार्डन के बीच में डिफरेंस नहीं पता। परहैप्स यू अलाउ इट टू डिग इन योर गार्डन। शायद आप उसे अपने गार्डन में डिग करने देते हैं। डिग करना मतलब कि खोदना। बट आई डो नॉट अलाउ माई डॉग टू डू सच थिंग्स हियर। लेकिन मैं ऐसी चीज़ें मेरे डॉग को अलाउ नहीं करता कि वो यहाँ मेरे गार्डन में करे। आई वुड लाइक यू टू नो दैट माई डॉग इज़ नॉट अ मॉन्ग्रेल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा डॉग मॉन्ग्रेल नहीं है, वो प्योर ब्रीड है। आई कैन शो यू हिज पेडिग्री इफ़ यू लाइक। अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी प्योर ब्रीड भी आपको दिखा सकता हूँ। एंड आई एम श्योर यू कैन नॉट शो मी एनी सच थिंग अबाउट द थिंग यू कॉल अ डॉग। और मुझे श्योरिटी है कि आप मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं बता सकते जो आपने मेरे डॉग के बारे में कहा। एज़ फॉर द पुलिस आई शैल बी वेरी प्लीज टू टेल देम अबाउट योर डॉग। और पुलिस के मैटर में मैं बहुत खुश होऊंगा कि मैं पुलिस को आपके डॉग के बारे में भी बताऊं। देन मिस्टर जेम्स वाइट कॉलोनल रिप्लाइज टू मिस्टर टेलमन, थैंक यू फॉर योर लेटर। आई थिंक यू आर अ वेरी अनप्लेजेंट पर्सन एंड शुड नॉट इवन बी अलाउड टू कीप अ डॉग। मुझे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो मेरी बात से कभी एग्री नहीं होंगे और आपको डॉग रखना अलाउ नहीं करना चाहिए। देन मिस्टर जोसेफ टेलमन रिप्लाई करते हैं, थैंक यू फॉर योर लेटर। आई वुड रेदर हैव अ डॉग दैन यू। थैंक यू फॉर योर लेटर। मैं आपके जैसे फ्रेंड से अच्छा तो डॉग रखना पसंद करूँगा। सीन चेंज। द फेंस एट द बॉटम ऑफ द गार्डन बिटवीन 77 एंड 79। 77 और 79 हॉर्थन एवेन्यू के जो दो नेबर होम्स हैं वहाँ पर फेंस के अपोजिट साइड में one dog is standing on the one side of the fence and another dog on the other. दोनों डॉग्स फेंस के अपोजिट साइड्स में हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं।
both dogs are old, quiet and fat. दोनों ही dogs old हैं, quiet हैं मतलब चुप हैं और fat हैं. Dog 1. We had better stay in our gardens today. शायद हमें अपने gardens में ही आज रहना चाहिए. My old man is in a bad mood. मेरा old man आज bad mood में है. Dog 2. Yes, so is mine. He has been impossible all this week. He keeps telling me to stay on this side of hedge. I don't know what is the matter with him. हाँ, मेरा ऑनर भी बैड मूड में है. वो पूरे वीक इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल मतलब कि उनको हैंडल करना इम्पॉसिबल हो रहा है. वो मुझे बोलते रहते हैं कि हैच के एक साइड में ही रहें और मुझे नहीं पता कि उनको क्या हुआ है. डॉग 1. माई ओल्ड मैन हैज़ बीन जस्ट द सेम, इम्पॉसिबल ऑल द वीक. आई कैंट अंडरस्टैंड हिम. ही ऑलवेज सेम टू बी राइटिंग लेटर्स एंड व्हेन आई वांट टू वॉक ऑल ही डज इज़ टू गो टू द लेटर बॉक्स डाउन द रोड. मेरे जो ऑनर हैं वो भी सेम है, पूरे वीक इम्पॉसिबल हैं. उनको टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है. मैं उन्हें समझ नहीं पाता. वो हमेशा लेटर्स लिखते रहते हैं और जब मैं वॉक पर जाता हूँ उनके साथ तो वो रोड के नीचे लेटर बॉक्स तक जाते हैं. Dog 2. They haven't enough to do. That's the trouble. I can't understand them living next to each other all these years and they behave like a couple of cats. मुझे और कुछ नहीं सोच रहा है, यही तो परेशानी है. मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ. एक दूसरे के सामने रहते हुए भी वो एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं जैसे बिल्लियाँ एक दूसरे से लड़ती हैं. Dogs. It will come to an end, I expect. मुझे लग रहा है कि ये सब जल्दी ख़त्म हो जाएगा. Dog 2. Perhaps it will. हाँ, शायद ही ख़त्म हो जाएगा. आई एम गोइंग इन नाउ, सी यू टुमारो. मैं अभी जा रहा हूँ, कल मिलते हैं. सी यू. सो ये हमें डिफरेंस पता चल रहा है कि कैसे दो ओनर्स, हाउस ओनर्स एक दूसरे से डॉग्स के लिए लड़ रहे हैं कि आपका डॉग हमारे घर में आ रहा है. लेकिन दो डॉग्स जो फ्रेंड्स हैं वो अपनी ओनर्स की खुशी के लिए अपने अपने घरों में ही रह रहे हैं ताकि वो अगली बार से क्वारल ना करें, एक दूसरे से कंप्लेन ना करें. सो दिस इज़ द होल चैप्टर अबाउट. नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. Rewrite the sentences by replacing the highlighted words or phrases with those of your own. Make sure the sense remains the same. A dog buried a bone on the middle of my flower bed. तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि हमें जो फ्रेजेस हाईलाइट किए हुए हैं उनको रिप्लेस करना है और रिप्लेस करके भी जो भी हम उनकी जगह फ्रेजेस या वर्ड्स यूज़ करेंगे उनका मतलब वही होना चाहिए. तो द डॉग कंसील्ड अ बॉन इन द मिडल ऑफ माई फ्लावर बेड. I am very sorry to hear that my dog has damaged your flower bed. I am very sorry to hear that my dog has spoiled your flower bed. तो damaged और spoiled का मतलब एक जैसा होता है. तो हमने damage को किससे replace कर दिया? spoiled से. Perhaps you would like to apologize. Perhaps you would like to say sorry. तो apologize और sorry का मतलब एक ही होता है, इसलिए हमने apologize को sorry से replace कर दिया. It has often chased our cat and knocked down many flower pots. It has often chased our cat and broken many flower pots. I know that your dog is not a pedigree dog. I know that your dog is not a pure breed dog. I think you are a very unpleasant person. I think you are a very disagreeable person. So this is let's try 1. Let's try 2. Choose the correct options. Question number 1. Both the masters had not fought before because only now the dogs had started to give trouble. दोनों ही मास्टर्स पहले नहीं लड़े थे क्योंकि सिर्फ अब ही बहुत डॉग्स जो थे वो एक दूसरे को ट्रबल देना स्टार्ट कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 2. द फ्लावर बेड वॉज डैमेज्ड बाय जोसेफ टेलमन्स डॉग. फ्लावर बेड किसने डैमेज किया था? जोसेफ टेलमन के डॉग ने. James White excuses Mr. Talman's dog for not being behaved because he felt the dog is not a pedigree dog. Answer is A. 4th, the colonel's dog had entered Mr. Talman's garden by कहाँ से आता था वो dog? The hole in the hedge made by Talman's dog. D. 5th, I would rather have a dog than you means it is better to have a dog than you. Answer is B. 6th, in the story as compared to the humans, the dogs seem to be human के comparison में story में dogs कैसे हैं? ज़्यादा mature हैं. तो answer is C. Let's try 3. Question number 1. After reading through the letters between two men, what do you think started the quarrel? आपको क्या लगता है कि लड़ाई किसने start करी?
Joseph Talman started quarrel as he wrote in reply to the letter by Colonel that the bone was left in his garden for the colonel's dog. He seemed to be hungry for the all the time. It was a rude thing to say. जोसेफ टैलमन ने लड़ाई स्टार्ट करी क्योंकि उन्होंने एक रिप्लाई में कॉलोनल को बोला कि गार्डन में वो जो बोन उनका डॉग छोड़ कर गया है वो कॉलोनल के डॉग के लिए छोड़ के आया है क्योंकि उनका डॉग हर टाइम हंग्री दिखाई पड़ता है और ये चीज़ रूट थी बोलना। तो कॉलोनल ने लड़ाई स्टार्ट करी, जोसेफ टैलमन ने लड़ाई स्टार्ट करी। What reasons did Joseph Talman give to show that the colonel's dog was troublesome and the colonel needed to apologize? ऐसे कौन से रीज़न थे जो टॉलमन बोलते हैं कि उनको अपोलोजाइज करना चाहिए और उनके लिए मुसीबत वाले काम है। Joseph Talman felt the colonel needed to apologize as his dog come frequently to Talman's garden. Talman ने कहा कि उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए क्योंकि उनका डॉग जो है वो टैलमन के गार्डन में दिखता रहता है। लुकिंग अराउंड फॉर फूड, खाने के लिए ढूंढता रहता है। ऑल्सो चेस देयर कैट अप द ट्री एंड नॉक्ड ऑफ मैनी फ्लावर पॉट्स, उन्होंने उनकी कैट का भी पीछा किया ट्री तक और बहुत सारे फ्लावर पॉट्स भी तोड़ दिए। Question number 3. What method do you think James White should have taken to convey the dog's problem to Joseph Stallman? आपको क्या लगता है कि जेम्स वाइट कौन सी और तरीका ढूंढ सकते थे उनके डॉग की प्रॉब्लम को लेकर जोसेफ टॉलमन के लिए? तो लेटर लिखने से बेटर वो और क्या कर सकते थे, आपको क्या लगता है? जोसेफ वाइट शुड हैव जस्ट वॉकड ओवर टू जोसेफ टॉलमन्स house to talk about his dog rather than writing formally also a complaint letter. He would have been made the neighbor and also stated a friendly relationship with him. तो जेम्स वाइट को क्या करना चाहिए था, जोसेफ टेलमन के घर पर जाकर उनके डॉग के बारे में बात करनी चाहिए थी और कंप्लेंट लेटर नहीं लिखना चाहिए था। वो अपने नेबर से मिलते और उनसे फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाकर भी इस मैटर को सॉल्व कर सकते थे। 4th, I shall report the matter to the police. Who says this to whom? What was the matter needed to be reported? Do you think that the matter was worthy of being reported? ऐसा क्या मैटर था जो जिस बात पर ये कहना पड़ा कि I shall report the matter to the police? क्या आपको लगता है कि ऐसा मैटर रिपोर्ट होने लायक था? तो आंसर इज जेम्स वाइट। द कॉलोनल मेक्स अ स्टेटमेंट टू जोसेफ टेलमन। तो कॉलोनल जोसेफ टेलमन को ये स्टेटमेंट बोलते हैं और कौन सा मैटर था? द मैटर दैट नीडेड टू बी रिपोर्टेड वाज दैट द कॉलोनल थॉट दैट मिस्टर टेलमन्स डॉग had created enough of trouble and the things had gone too far and the colonel was not going to tolerate the dog's nuisance anymore and the matter was definitely not worthy of being reported as it was only their own dogs who were visiting each other's garden. It was very childish and small matter. तो ये बहुत छोटा सा मैटर था कि उनके डॉग ने थिंग्स को बहुत ट्रबल कर लिया था उनके लिए और वो उस डॉग को अपने गार्डन में नहीं देखना चाहते थे। ये मैटर रिपोर्ट करने लायक नहीं था क्योंकि दोनों डॉग्स एक दूसरे से मिलने गार्डन्स में आते थे और ये बहुत चाइल्डिश से जिद थी। Question number 5. There are two human characters in the story, James White and Joseph Tolman. Who do you think is better person? आपको क्या लगता है कि better person कौन है और आप अपना रीज़न के लिए एक सपोर्ट भी आपको देना है, रीज़न भी देना है। James White and Joseph Tolman are both childish and have no sense of neighborliness. दोनों में ही कोई सेंस नहीं है नेबरलीनेस रखने की। दे बोथ आर अनफ्रेंडली क्वारलसम पीपल, दोनों ही अनफ्रेंडली पीपल हैं। द कॉलोनल एंड मिस्टर टेलमन शुड नॉट हैव रिटन लेटर्स टू ईच अदर अबाउट देयर डॉग्स, दोनों को ही एक दूसरे के लिए अपने डॉग्स के लिए कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए थी। दे शुड हैव रियलाइज दैट द डॉग्स वर फ्रेंड्स एंड दे शुड हैव टेकन द अपॉर्चुनिटी टू बी फ्रेंड देमसेल्फ, दोनों को ही रियलाइज़ होना चाहिए था कि उनके डॉग्स फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी फ्रेंड्स बन जाना चाहिए अपोलोजाइज़ करके। It would have been easy to control the dogs and build on their good neighborliness. वो अपने डॉग्स को कंट्रोल करते और अपनी नेबरलीनेस बनाते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो दोनों में ही कोई भी बेटर नहीं था। They behave like a couple of cats. Who says this about whom? Why was their behavior compared to cats? What reason does the speaker give to this behavior? ये लाइन किसने कही थी? They seem to be quarrel like cats. One of the dogs says this sentence referring to the two masters. दोनों ही मास्टर्स के लिए एक डॉग ने कहा था कि जेम्स वाइट ऑफ जोसेफ टेलमन
लड़ाई करते हैं. इट इज़ नॉन फैक्ट दैट कैट्स आर मोर quarrelsome. ये जाना माना फैक्ट है कि कैट ज़्यादा quarrelsome होते हैं, लड़ाई करते हैं इन नेचर दैन डॉग्स से ज़्यादा. So the two gentlemen are compared to cats for their selfish, mean and spiteful nature. The dog feels that humans haven't enough to do because they are idle and they have resorted to being mean and quarrelsome. दोनों ही डॉग्स को ऐसा लगता है कि दोनों ही मैन सेल्फिश हैं और डॉग्स को ये फील होता है कि ह्यूमन के पास और कोई काम नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई करने में ही बैठे हुए हैं. Question number 4. A dog is a man's best friend is the title of the story. After reading the story, do you think that the title is appropriate? Is the next about two neighbors or their dogs? What is the author trying to convey through the text? एक डॉग इंसान का बेस्ट फ्रेंड है, ये टाइटल क्यों दिया गया है? क्या आपको लगता है कि टाइटल अप्रोप्रिएट है? तो लेट्स ट्राई 4 इज I think that the title of the text is appropriate because the two neighbors were extremely fond of their dogs and the dogs were equally fond of them. Their quarrel was about the dogs trespassing into each other's garden and in the bargain their distrust and dislike for each other. The text is about the neighbors and their dogs. One cannot remove the dogs from humans. Without the reference to the dogs, the quarrel wouldn't have started. The dogs and the humans have an equal position in the story. The author is trying to convey the innocence, love, and friendship between animals and highlighting the contrast with human behavior. Both the neighbors were angry at each other because of the dogs. They were squabbling like children and calling each other names in the bargain. They were losing out on love and companionship, and being friends with each other, living peacefully as neighbors is important. They were quarreling on the petty issue of dogs coming onto each other's garden. While dogs understood that it was important to be friends and live happily in the same neighborhood. Unlike humans, animals do not have envy, jealousy, or discontent. They are loyal and develop close relationship. तो ये अप्रोप्रिएट क्यों था टाइटल? क्योंकि दोनों ही जो नेबर्स थे वो एक दूसरे पे डिस्ट्रस्ट लगते थे, एक दूसरे को डिसलाइक करते थे, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ह्यूमन नेचर बहुत सेल्फिश है, लेकिन डॉग्स जो होते हैं उनको ये दिखने लगता है कि उनके जो नेबर्स हैं, मास्टर्स हैं, वो नेबर्स होने के बावजूद भी एक दूसरे से क्वारल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पीसफुली रहना होगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ में कंपेनियनशिप बनाकर चलते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग द आइडियम सेक्शन ऑफ वर्ड पावर. आइडियम क्या होता है? आइडियम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिनका मीनिंग उन वर्ड्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है और वो हम इंग्लिश में या हिंदी में मुहावरे के जैसे यूज़ करते हैं. जैसे गो टू द डॉग्स मतलब टू बिकम बैड मतलब बुरा बन जाना. अ पीस ऑफ केक मतलब समथिंग वेरी इजी मतलब बहुत आसान काम होना. कॉल द डॉग्स ऑफ मतलब कि टू स्टॉप थ्रेटनिंग और चेजिंग समवन किसी का पीछा करने से रुक जाना. एवरी डॉग हैज़ हिज डेज का मतलब ईच वन विल गेट व्हाट ही और शी डिजर्व्स मतलब जिसको जो भी कोई डिज़र्व करता है वो उसे मिल जाएगा. गेट अ किक आउट ऑफ इट मतलब रियली इन्जॉय और लाइक समथिंग किसी चीज़ को और ज़्यादा इन्जॉय करना. हैव मिक्स्ड फीलिंग्स मतलब कि बी अनश्योर ऑफ हाउ यू फील हमें नहीं पता कि हम फाइनली क्या फील कर रहे हैं. सो हमें क्या करना है, इन सारे जो हमने अभी आइडियम्स पढ़ी हैं इन आइडियम्स के लिए कुछ सेंटेंस बनाने हैं. जैसे द रोड्स इन माई सिटी हैव गॉन टू द डॉग्स आफ्टर द मानसून. तो बिकम बैड मतलब मेरी सिटी में जो रोड्स हैं वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं मानसून के बाद में. फिशिंग द लीकिंग टैप फिक्सिंग द लीकिंग टैप वॉज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर माई डैड. मेरी डेट के लिए बहुत आसान था लीकिंग टैप को फिक्स करना. द पुलिस डिसाइडेड टू कॉल द डॉग्स ऑफ एंड स्टॉप हंटिंग फॉर द मैन. पुलिस ने डिसाइड किया कि वो टू कॉल द डॉग्स ऑफ का मतलब क्या है? टू स्टॉप थ्रेटनिंग और चेजिंग समवन मतलब कि उनका पीछा नहीं करेंगे, स्टॉप कर देंगे और इंसानों को हंट नहीं करेंगे. डोंट वरी अबाउट हिम एवरी डॉग हैज़ हिज डे मतलब कि उसके बारे में चिंता मत करो, हर इंसान का अपना दिन आता है. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस आइडियम्स एंड वी हैड मेड सेंटेंसेस फ्रॉम दिस. लेट्स ट्राई 6. Read the idiom in column and try to match it with its meaning in column B. To work like a dog, to work very hard, to spill the beans, to tell a secret,
to draw a blank, unable to do it. Lead a dog's life to lead a miserable life, out of the blue with no warning. Get cold feet, be nervous, and to give up, too quiet. Let sleeping dogs lie, do not make trouble if you do not have to. So this is the match. You have to do this in your book and write this question answers in your copy. Okay, students, keep studying.